अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के बारे में। सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बहुत अहम होती है उन कपल्स के लिए जो प्रेगनेंसी चाह रहे होते हैं और उनको नहीं हो रही होती। सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आपका फर्ज बनता है कि एक IVF सेंटर से करवाएं, क्योंकि वहां पे सीमन की प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है। बहुत सारी जो आम पैथोलॉजीज हैं उनमें ब्लड टेस्ट तो कुछ में अच्छे हो जाते हैं, लेकिन सीमन एनालिसिस एक बहुत खास टेस्ट है जो आप हर जगह से नहीं करवा सकते और इसको एक स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी सेंटर से करवाना जरूरी होता है। ये हमारी IVF लैब की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है और इसको मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। एक आदमी के सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में सबसे पहली चीज जो अहम होती है वो होती है एब्स्टिनेंस, यानी कि परहेज। अमूमन हम कहते हैं मेल्स को कि 2 या 3 दिन का परहेज करें और उसके बाद सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाएं। बहुत ज्यादा परहेज करना भी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को खराब करता है और 2 दिन से कम परहेज से भी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट खराब आएगी। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होता है सीमन का वॉल्यूम। सीमन का वॉल्यूम WHO की लेटेस्ट रिकमेंडेशन के मुताबिक कम से कम 1.5 ml होना चाहिए, यानी कि 1.5 ml या उससे ज्यादा सीमन का वॉल्यूम होगा तो ये नॉर्मल कंसिडर होगा। उसके बाद आती है सीमन की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सीमन सैंपल में जरासीम यानी कि स्पर्म्स की तादाद। WHO की लेटेस्ट रिकमेंडेशन के मुताबिक ये तादाद कम से कम 15 मिलियन फी मिलीलीटर होनी चाहिए, यानी कि 15 मिलियन पर ml अगर एटलीस्ट स्पर्म्स का नंबर होगा तो ये नॉर्मल कंसिडर होता है। उसके बाद आ जाता है एक सीमन सैंपल में टोटल स्पर्म्स का काउंट। टोटल स्पर्म्स का जो काउंट है वो कम से कम एक सीमन सैंपल में 39 मिलियन होना चाहिए, यानी कि जितना भी वॉल्यूम मिला है उसमें कम से कम 39 मिलियन स्पर्म्स होंगे तो ये नॉर्मल स्पर्म का काउंट यानी कि जरासीम की नॉर्मल तादाद कंसिडर होगी। उसके बाद अगली जो बहुत अहम चीज आती है वो होती है स्पर्म्स की मोटिलिटी, यानी कि जरासीम की हरकत। WHO की लेटेस्ट रिकमेंडेशन के मुताबिक जरासीम की टोटल मोटिलिटी यानी कि मुकम्मल हरकत कम से कम 40% होगी तो ये सीमन सैंपल नॉर्मल होगा। टोटल मोटिलिटी यानी कि जो तादाद हरकत है उसके अंदर 2 तरह की हरकत होती है, एक प्रोग्रेसिव और एक नॉन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जरासीम की फॉरवर्ड मूवमेंट, यानी कि वो जरासीम सीधा सीधा आगे आगे कितना तेजी से तैरते हैं, वो प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म्स हैं। और नॉन प्रोग्रेसिव जो कि आगे नहीं जाते लेकिन अपनी जगह पे ही हरकत करते हैं, ये नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है। इनको मिला के प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव को मिला के टोटल मोटिलिटी जो कि कम से कम 40% होनी चाहिए। इस स्पर्म सैंपल में प्रोग्रेसिव मोटिलिटी अगर कम से कम 32% होगी, यानी कि 32% होगी तो एक नॉर्मल सीमन सैंपल होगा, यानी कि टोटल मोटिलिटी 40% और इसमें प्रोग्रेसिव 32% नॉर्मल कंसिडर होती है। और उसके बाद बहुत अहम चीज आती है स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी, यानी कि जरासीम की जिसामत। अगर जरासीम की जिसामत कम से कम 4% है, 4% मॉर्फोलॉजी, तो फिर इस सीमन सैंपल को नॉर्मल कंसिडर करेंगे। सो आज की इस वीडियो को मैं समराइज करती हूँ कि एक सीमन सैंपल के लिए परहेज का टाइम 2 से 3 दिन होना चाहिए। टोटल स्पर्म्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 15 मिलियन, टोटल स्पर्म्स का नंबर कम से कम 39 मिलियन, टोटल मोटिलिटी 40, प्रोग्रेसिव 32 और मॉर्फोलॉजी 4%। ये WHO ने क्राइटेरिया बनाया उन मेल्स को लेके जिनको नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई। अगर आपका स्पर्म सैंपल इस पैरामीटर पे पूरा नहीं उतरता तो जरूरी नहीं है कि आपको IVF की जरूरत पड़े। इनमें से काफी पेशेंट्स होते हैं जिनको मेडिकली ट्रीट कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद ये लोग नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं, और ऐसे भी कपल्स होते हैं जो कि IUI की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कुछ सैंपल्स क्लियर कट होते हैं जिनमें नेचुरल प्रेगनेंसी की तरफ जाना मुश्किल होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन के बावजूद इम्प्रूवमेंट नहीं होती, या उन केसेस में जिसमें फीमेल की एज थोड़ी ज्यादा होती है, उन पेशेंट्स को हम लोग IVF या ICSI ट्रीटमेंट का मशवरा देते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।